नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, कल संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा के लिए 933 चुने गए उम्मीदवारों के परिणाम की घोषणा की, जिसमें 613 पुरुष और 320 महिला उम्मीदवार सिविल सेवा के तहत आने वाले 16 सेवाओं के लिए चुने गए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये 16 सेवाओं के अंदर आते हैं। जो संघ यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कल परिणाम की घोषणा की, उसमें 29 उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 2021 में 685 उम्मीदवार चुने गए थे, मात्र 25 मुस्लिम उम्मीदवार सफल घोषित हुए थे। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार के परिणाम में आप देखेंगे कि सिर्फ 3.45% है जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों ने सफलता पाई है। अगर अपनी आबादी के मुताबिक मुस्लिम उम्मीदवार इस परीक्षा में कामयाब होते तो उनकी संख्या लगभग 130 होनी चाहिए थी। इसी तरह से 72 शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी जनजाति समुदाय से चुने गए हैं। 154 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार चुने गए हैं। 434 सामान्य वर्ग से चुने गए, जनरल कैटेगरी से चुने गए। 99 जो है 99 वो ईडब्ल्यूएस से है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है। 263 ओबीसी से चुने गए हैं। वैसे यह परीक्षा 3 स्तरों पर होती है। पहले पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होता है, फिर उसमें चुने जाने के बाद आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, मेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर मेंस में आप पास कर गए तो फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की भूमिका बहुत निर्णायक होती है। आपको बताते चले कि यह परीक्षा लगभग 1000 पदों के लिए होता रहा है, लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई, सरकार ने फैसला किया 2018 में जाकर कि हम परीक्षा के जरिए, परीक्षा पास करके जो उम्मीदवार आते हैं सिर्फ उन्हीं को हम ऑफिसर नियुक्त नहीं करेंगे, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इवन सेक्रेटरी के लेवल पे हम बाहर से एक्सपर्ट भी लाएंगे जिनको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सरकार जिस संस्था से आती है, आरएसएस, उससे जुड़े लोगों की एंट्री के लिए लेटरल एंट्री वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि उसकी नियुक्ति सिर्फ यूपीएससी ही करेगी, लेकिन उनको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उनके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उनको चयनित कर दिया जाएगा। तो अब इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस बार जैसे 933 पदों के लिए हुआ, पिछले साल 625 पदों के लिए हुआ। आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं कि इसमें भी अग्निवीर जैसा कोई स्कीम आएगा कि आपकी ज़रूरत हमें 6 साल के लिए है, 8 साल के लिए है, आइए और परीक्षा देके चले जाइए। परीक्षा के जरिए आइए और आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए और अपने प्राइड को महसूस कीजिए और फिर चले जाइए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमन इस परीक्षा में 4.5 से 5 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं। सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों पर होती है और सरकार, जनता और न्यायपालिका के लिए ये जो सफल हुए हैं उम्मीदवार, ये जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बेलगाम है, ये जवाबदेह होते हैं। इस वजह से ये परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत टफ भी होता है। इस परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए देश भर में लगभग 20 कोचिंग संस्थान हैं, जहाँ इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार 1 लाख से 2 लाख रुपए की फीस देकर अलग अलग विषय की पढ़ाई करते हैं, जिस विषय में उनको परीक्षा देना है। द प्रिंट एक वेबसाइट चैनल है, उसने एक आंकड़ा दिया कि उस आंकड़े के मुताबिक इन कोचिंग संस्थानों की आय सालाना 3000 करोड़ रुपए की है। वैसे देश के बड़े बड़े अखबारों में मुख्य पेज पर इन कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन से आप जरूर अवगत होंगे, लेकिन इस बार रिजल्ट आने के बाद आज के अखबारों में जिस तरह से इन कोचिंग संस्थाओं ने सफल अपने उम्मीदवारों की जानकारी या विज्ञापन को प्रकाशित किया, चलिए उस पर डालते हैं एक नज़र।
फिर आपको समझ में आएगा कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास कृति को बोलना कितना महंगा पड़ गया। सरकार ने दृष्टि आईएएस में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपने निशाने पर ले लिया। ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस है आज का। यूपीएस रिजल्ट एट ओवर 1/3 women record their highest share ever, take top 4 ranks to। एक जनरल खबर आई अखबार में। उसके बाद मैं आपको दूसरा पेज जब दिखाऊंगा, अनअकैडमी एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आईएएस की तैयारी कराता है। ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। इसमें जो जानकारी दी गई कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से लगभग 333 अनअकैडमिक लर्नर्स क्रैक्ड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, मतलब 333 जो पास किए हैं, 933 में 333 इस अनअकैडमिक इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, जिसमें 12 रैंक, 4 रैंक, 3rd रैंक, 4 रैंक, 10 रैंक, 13 रैंक, ये सब अनअकैडमिक इंस्टीट्यूट। सबके फोटो भी है, बाकायदा सबके फोटो भी है और फुल पेज, मतलब इसमें विज्ञापन आप देते हैं तो इसकी कॉस्टिंग लगभग 5 से 7 लाख रुपए है एक दिन का। आप समझिए कि कितना बड़ा ये धंधा भी अपने आप में है। तो उसके पहले वाले पेज पे फिर चलिए, सुभरा रंजन ये तैयारी करवाते हैं इन्होंने भी। ये अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें देखिए ये ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर 9, 12, 34, इसमें बजाबता फुल पेज में जितने रैंकर्स हैं, इन्होंने रैंकर्स का निकाला है कि हमारे यहाँ जो यूपीएससी में रैंक इन्होंने, वो हमारे यहाँ से तैयारी इन्होंने किया है। अब दूसरे पेज, इसके पहले वाले पेज पे आइए, इन्होंने भी जानकारी दी है कि जो बॉयज में टॉपर है वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पास किया है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 610 सिलेक्शन। इन्होंने लिखा है कि 610 आउट ऑफ 33 वैकेंसीज में से 610 इनके यहाँ से पास किए हैं। आपको मैं बताऊं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, यह कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाते हैं वो भी सरकार में खास अधिकारी रहे हैं, मिस्टर भीमसेन बसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उसके बाद दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे इनको बनाया गया था भीमसेन बसी को, और फिर जब ये रिटायर किए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनको संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर भी बनाया था जो इंटरव्यू लेता है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिस्टर बी सिंह ये खुद भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। जनरल स्टडीज के क्लास यहाँ पे अमूमन होता है। नेक्स्ट आईएएस में ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसमें फोटो के साथ निकाला गया है और रैंकिंग भी बताया गया है। अब हम मेन पेज पे चलते हैं, फ्रंट पेज पे, इसको बोलते हैं अखबार का पहला पन्ना, फ्रंट पेज। इसमें आप देखिए दृष्टि आईएएस कॉन्ग्रेचुलेशन लिखता है, फिर लिखता है 216 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट किए गए, और फिर इसमें जो लोग पढ़ाते हैं उनका नाम भी है, टीम ऑफ बेस्ट टीचर लेड बाय डॉक्टर विकास दिव्य कृति, प्रवीण पांडे, ज्योग्राफी मिस्टर रोहित वजीर, हिस्ट्री मिस्टर तौकीर जाफर। अब एक चीज बताइए कि इसमें फोटोग्राफ्स नहीं है, इसमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं। आखिर दृष्टि आईएएस का कोई बच्चा रैंकर नहीं हुआ। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने स्टूडेंट्स की फोटो छाप रहे हैं। आखिर दृष्टि आईएएस पे किसकी कुदृष्टि पड़ी? ये तो हमने आपको बताया कि अखबारों में क्या छपा। मैंने आज सुबह से अभी तक मैं ट्विटर देख रहा था दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर दृष्टि आईएएस ने दावा किया कि 54+ स्टूडेंट ने परीक्षा में सफलता पाई है। अखबार में कहा जा रहा है 216 है। ट्विटर हैंडल पे शाम को जानकारी मिल रही है कि 54+, मतलब 54 और गिनती जारी है। और खुद डॉक्टर विकास कृति ने
भी एक वीडियो डाला और बताया कि हमारे 54 स्टूडेंट्स ने सफलता पाई। उन्होंने कहा तय मानिए अगले साल 75 स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे, टारगेट 100 का है। लेकिन डॉक्टर विकास कृति का वो वीडियो जो उन्होंने पब्लिश किया अपने हैंडल पर, उसमें वो काफ़ी हतोत्साहित है। आखिर वजह क्या है? क्या सरकार ने दृष्टि आईएएस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है। दरअसल डॉक्टर विकास कृति जो है, नवंबर 2022 में उनका एक वीडियो आता है ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पर, जिसमें वो जिक्र करते हैं वाल्मीकि रामायण के एक पैरा का, एक श्लोक का, जिसमें कहते हैं कि राम ने सीता को कहा कि देखो यह जो हमने लड़ाई लड़ी रावण के साथ, वो हमने तुम्हारे लिए नहीं लड़ी, एक गलत फहमी में मत रहना, हमने अपने कुल के लिए लड़ी थी। तुम तो मेरे लिए वैसे ही हो जैसे भोजन को कुत्ता चाट लेता है और वह भोजन खाने लायक नहीं रहता है, अशुद्ध हो जाता है, अनटचेबल हो जाता है, प्योर नहीं होता है। वहां से विवाद चला। उसके बाद मैं बताऊं कि सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर डिबेट करना चालू किया। डॉक्टर विकास कृति अपने कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट्स को क्या ये पढ़ा रहे हैं? खुद डॉक्टर विकास कृति ने फिर एक इस विवाद के बाद दूसरा वीडियो डाला और कहा मुझे पहली बार अपनी जान का डर लग रहा है। उन्होंने कहा जिंदगी में मैंने कभी इतना डर महसूस नहीं किया था, ये पहली बार डर महसूस हुआ है। और जाने अनजाने अगर गलती, अगर किन्हीं की भावना को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। ये हालत हो गई इस देश की। वैसे तथ्यात्मक तौर पे डॉक्टर विकास कृति ने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो तथ्य है वही तो बच्चों को आप पढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर विकास कृति आज के माहौल को नहीं समझ पाए। आज के माहौल में आप जब उन चीजों को पढ़ाएंगे जिसमें मनुस्मृति पढ़ाने लगेंगे, जिसमें आप गांधी को पढ़ाने लगेंगे, तो आप तो ट्रोल होंगे। तो उसके बाद जो विवाद हुआ, उसमें एक ट्विटर हैंडल पर CS गणेश झा ने एक ट्वीट किया और केंद्र सरकार को गणेश झा ने कहा, आई अर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक एंड टेक स्टेप्स बैन दृष्टि हिंदी। मतलब इस ट्विटर हैंडलर ने केंद्र सरकार को कहा कि दृष्टि को चेक कीजिए और स्टेप लीजिए कि दृष्टि को बैन किया जाए। एक और विवाद दृष्टि के साथ जुड़ गया। वह क्या? आपको याद है कि फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और नेहा सिंह ने एक गाना गाया था, क्या यूपी में काबा। और नेहा सिंह के जो हस्बैंड है, पति जो है हिमांशु सिंह, वो दृष्टि IAS में कार्यरत थे, कर्मचारी थे। चुनाव के 1 साल के बाद नेहा सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार की नोटिस मिलती है, यूपी में काबा पे आपको मैं नोटिस दे रहा हूँ, आपने इसको कैसे गाया, क्यों गाया। और जिस दिन नोटिस मिलता है, इत्तेफाक देखिए, संयोग कह लीजिए या प्रयोग कह लीजिए, हिमांशु सिंह को उसी दिन दृष्टि कोचिंग संस्थान निकाल देता है नौकरी से। तो क्या डॉक्टर विकास कृति समझ गए थे कि हम निशाने पे हैं, माफी मांगते हैं, हिमांशु सिंह को भी निकालते हैं? दरअसल वो समझ गए थे। और फिर आप उनका कोई वीडियो आप उसके बाद सोशल मीडिया पे आप नहीं देखेंगे कि उतने क्रांतिकारी अंदाज में पढ़ाना और इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, ये तो एक क्रांतिकारी अंदाज है ही। और कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। लेकिन यह सरकार उस संस्कृति को नहीं मानती है जो RSS से अलग हो।
आरएसएस की सोच से अलग हो। फिर क्या हुआ इसमें? इंटेलिजेंस की नज़र इस कोचिंग संस्थान पर गई। इंटेलिजेंस ने इसमें पढ़ने वाले बच्चों जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। हर बच्चे का पूरा डेटा लिया गया, आंकड़ा दिया गया। आपको बताएं कि आरएसएस भी इस परीक्षा की तैयारी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 14 जगहों पर संकल्प नाम से कोचिंग चलाती है। कई मौकों पर सफल उम्मीदवारों को संस्कार और संस्कृति समझाने मोहन भागवत ही नहीं, मोहन भागवत की पूरी पैनल आती है। इस मोहन भागवत के बाद दूसरे जो फैसला लेते हैं, हेड है, वो है कृष्ण गोपाल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जैसा वो दावा करते, पीएचडी किए हुए। वैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको मैं बताऊं, इसकी आलोचना मतलब ना आलोचना मैं कर रहा हूँ ना निंदा कर रहा हूँ। एक दफा मैं बनारस गया, लंका वहाँ पे बीएचयू गेट के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने है। रिक्शे वाले से मैंने बोला, चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, रिक्शे वाले से मैंने बोला कि आप अंदर छोड़ दोगे क्या? उसने कहा अंदर हम नहीं जा सकते, चाहे आप कितना भी पैसा दे दें। क्यों नहीं जा सकते? तो उसने जवाब दिया कि अंदर जाएंगे तो पकड़ के पीएचडी करवा देंगे। और कृष्ण गोपाल, अक्सर आरएसएस में आप जितने भी देखें, सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। पता नहीं क्या गोलवलकर वहीं से आरएसएस के जो हेडगेवार के बाद जो संस्थापक थे आरएसएस के, उसके बाद गोलवलकर गुरुजी जिनको कहा जाता है, वो गुरुजी वहीं से पढ़कर पास हुए थे, वहीं पीएचडी भी किए थे। हम बात कर रहे थे कि मोहन भागवत के बाद जो कृष्ण गोपाल है, वो 2017 में जो कार्यरत आईएएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने सफलता पाई थी परीक्षा देकर, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई। मतलब प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए तो समझ में आती है, अब आरएसएस मीटिंग बुला रही है और उसमें 12 पॉइंट, 12 मुद्दों की चर्चा हुई। उसमें क्या था उस मुद्दे की चर्चा में? उसमें साफ साफ कहा गया, वो आईएएस ऑफिसर हमें नहीं चाहिए, वो अधिकारी नहीं चाहिए जो हमारी सोच से अलग सोच का रखता है। डॉक्टर विकास कृति को तो समझ में आ जाना चाहिए था। वो तो खुद जनरल स्टडी पढ़ाते हैं। सरकार का नजरिया कितना बदल गया है। उसमें बताया गया कि जो भी ऑफिसर, अधिकारी को ये लगता है कि वो हमसे अलग राय रखेगा तो नौकरी छोड़ दे। यह कहा गया, बजाबता ऑफिसर या अधिकारी तौर पर कहा गया। और अभी आप देखिए कि जो एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उसमें आरएसएस दावा कर रही है कि 60% जो सफल उम्मीदवार हैं वो संकल्प से पास करके निकले। उसमें डॉक्टर विकास कृति अगर राम की बात करेंगे, वो भी वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे, मनुस्मृति की है सच, लेकिन माहौल नहीं है बताने का। और आखिरकार डॉक्टर विकास कृति भी धंधा चलाते हैं ना, कोचिंग चलाते हैं ना, पैसे कमाते हैं, कोई सामाजिक सेवा तो नहीं कर रहे हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। दूसरा सच कि देश में जो भी संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो है, उस पर गुजरात के अधिकारी काबिज है। संघ लोक सेवा आयोग की जो अभी अध्यक्ष है, जो अगर 2022 में इसी काम के लिए बुलाए गए थे कि आप फिल्टर कीजिए, हमें ऐसे बच्चे आईएएस नहीं चाहिए। डॉक्टर मनोज सोनी, आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे, तो डॉक्टर मनोज सोनी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते थे और ये भाई चांसलर रहे, और वो अभी यूपीएससी के चेयरमैन है, अध्यक्ष है। आप बताइए। और डॉक्टर मनोज सोनी एकेडमिक हैं, वो आधिकारिक तौर पे तो सब पीएचडी ही है, लेकिन सबके गहरे रिश्ते हैं आरएसएस के साथ। और डॉक्टर मनोज सोनी की नियुक्ति आरएसएस ने करवाई।
कहाँ पे करवाई? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब उसमें डॉक्टर दृष्टि आईएएस से बच्चे आए और सफल हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी में फाइनल होता है, साक्षात्कार जो होता है 1 to 1 होता है, उसी में मेन खेल होता है। अगर दृष्टि आईएएस के बच्चे इस बार रैंकर नहीं आया होंगे, निकले, हाँ आए हैं, पर जैसा कि उन्होंने 5-6 फोटो दिए हैं ट्विटर हैंडल पर, वो कहीं रैंक में नहीं है। किसी को 105 रैंक है, तो किसी को 200 रैंक है, किसी को 89 रैंक है, ऐसे है। जाहिर है कोचिंग संस्थानों के पास अब वह आज़ादी नहीं रही जिस आज़ादी के तहत अपने स्टूडेंट्स को खुले तौर पर वो इतिहास पढ़ा सके, वह यह बता सके कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, वह यह बता सके कि औरंगजेब भी इस मुल्क का एक शासक था। अब वो माहौल नहीं रहा। वो संविधान पढ़ा सके, संस्कृति पढ़ा सके। संस्कृति क्या पढ़ाएंगे आप इस मुल्क का? यहाँ हर एक कोस के बाद पानी बदल जाता है, हर एक मोहल्ले के बाद पड़ोसी बदल जाता है। मतलब हिंदू मोहल्ला है, उसके बाद मुस्लिम मोहल्ला हो जाता है, सिख मोहल्ला हो जाता है, ईसाई मोहल्ला हो जाता है, बुद्धिस्ट में। ये तो भारत की संस्कृति है, लेकिन ये आरएसएस की संस्कृति नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप जोखिम ले रहे हैं, और जोखिम सिर्फ आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक धंधा कर रहे हैं कोचिंग का। जोखिम तो उन बच्चों का जिनका हर आंकड़ा इंटेलिजेंस के पास है। अगर आज के कोचिंग संस्थानों को अपने बच्चों को सफलता दिलानी है, यह संदेश है खासकर दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास कृति के लिए। वो तो खुद आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, 1 साल की नौकरी उन्होंने भारत के गृह मंत्रालय में की है। उनका एक अच्छा आरएसएस का बैकग्राउंड भी है, बावजूद वो डरे हुए हैं। तो आप समझिए माहौल कितना खतरनाक है। अगर अब आईएएस के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, तो आप क्या पढ़ाएंगे? सिलेबस चेंज हो चुका है, देश बदल चुका है। किस लेवल पर बदल गया है? जमीनी तौर पर देश नहीं बदला है। अधिकारियों सत्ता जिस पार्टी के पास है, सत्ता की सोच बदली है, सत्ता को मानने वाले अधिकारियों की सोच बदली है। सत्ता जितने दिन तक टिकी है उसके साथ चलना है, तो अपनी सोच को बदल चुके हैं। इसलिए अगर कोचिंग संस्थानों को अगर बताना ही है बच्चों को, तो आप ये बताइए कि पहली सर्जरी के लिए उदाहरण देना हो तो गणेश की सर्जरी आपको पढ़ानी पड़ेगी। A+B² का फॉर्मूला आपको बताना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि A² + B² तो A+B² से आता है। 2AB भगवान राम का गिफ्ट है जो हमें मिला है। राष्ट्रपिता के तौर पर अगर आप गांधी का नाम लेते हैं तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको राष्ट्रपिता के तौर पर बोर्ड से बोलना पड़ेगा। अगर इंटरनेट की बात कर आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप 5G 6G नहीं बोलिए, आप सीधे बोल दीजिए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया।